राइट। सो ये गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसका क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वापस। कुछ क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम ऐसे देखे नहीं थे इसके रिगार्डिंग। तो मैं ये रिवीजन जो है ना वो जल्दी जल्दी करूँगा। एंड कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट होगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली क्या है रोकेंगे खुद से कि सर यहाँ पे डाउट है, और मतलब हो सकता है 11th में तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। ठीक है। सो हमने क्या किया था कि इस चैप्टर में हमने क्या है यार, रिलेशनल इवैल्यूएट कैसे करता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो देखो हमारे पास जब दो वाला था तो हमने देखा था भाई इंट और फ्लोट अगर ऐसे साथ में कुछ भी ऑपरेशन उसके ऊपर होता है तो जिसकी भी रेंज बड़ी होती है पाइथन क्या करता है आउटपुट को उसमें कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे ये बी फ्लोट था और ए हमारा इंट था, तो आउटपुट को इसने क्या किया फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एवरी इंट कैन बी अ फ्लोट बट एवरी फ्लोट कैन नॉट बी इंटीजर। अगेन क्या करता है, एवरी इंट कैन बी अ फ्लोट बट एवरी फ्लोट कैन नॉट बी इंट। ठीक है, तो इसीलिए फाइनल आउटपुट को क्या करता है फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ जब हमारे पास ट्रिपल इवैल्यूएशन रहते हैं तो उसको पाइथन प्रोसेस कैसे करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, तो पाइथन इसको इवैल्यूएट कैसे करेगा, पहले ए ग्रेटर देन बी चेक करेगा एंड उसके बाद बी ग्रेटर देन सी चेक करेगा। और जब ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे दैट मीन्स हमारा यहाँ दोनों के दोनों ट्रू होने का मतलब क्या है, एंड ऑपरेटर लग गया हमारा यहाँ पे। इसका मतलब हुआ क्या, जब भी हम ट्रिपल वाला देखते हैं तो पाइथन क्या करता है दोनों कंडीशंस को चेक करता है एंड उसके बीच में एंड का ऑपरेटर लगाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे ऐसा दिया होगा ए ग्रेटर देन क्यू, सॉरी पी ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू लेस देन वाई। तो एक्चुअल में पाइथन इसको कंप्यूट कैसे करेगा, पी ग्रेटर देन क्यू एंड क्यू लेस देन वाई एंड बीच में क्या लगा देगा एंड। सिमिलर केस है यहाँ पे देखो, ये केस और ये केस दोनों को कंप्यूट करेगा और उसके बीच में क्या लगा देगा एंड। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा ट्रू, यानी कि इसका प्रॉपर पूरा जो आउटपुट आएगा वो एंड लगाने के बाद ट्रू आएगा। उसके बाद क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। बेसिक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, कुछ रूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बोला है द प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स इज लोअर देन द अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो उससे होता क्या है कि जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं ना तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को सबसे लास्ट में कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट 25 डिवाइड बाई 5 और उसके बाद लगा है और। तो यहाँ पे ये कंप्यूट किस तरीके से होगा कि पहले अर्थमेटिक वाले सारे ऑपरेटर होंगे, यानी कि क्या है ये वाला होगा 25 डिवाइड बाई 5 जिसका आउटपुट आ जाएगा 5.0, जिसका आउटपुट आ जाएगा 5.0 एंड और 2.0। यहाँ पे ये हुआ क्या, दोनों में से क्या है इसके ऊपर ऑपरेटर लग गया 2.0। यहाँ पे और का ऑपरेशन लगा है और का ऑपरेशन लगा है मतलब कि क्या है ट्रू और फॉल्स। गाइज हमेशा ये क्या देखता है कंडीशंस चेक करता है। एंड हमने देखा था कि कंडीशंस चेक करता है मतलब कंडीशंस क्या होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। एंड बेस्ड ऑन हमारा जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ट्रू जो होता है उसको ये क्या कंसिडर करता है, फॉल्स जो होता है उसको कंसिडर करता है जीरो एंड ट्रू जो होता है उसको कंसिडर करता है एनी अदर नंबर अदर देन जीरो। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं नॉट जीरो। मतलब कि हुआ क्या कि अदर देन जीरो अगर कोई भी नंबर होगा तो पाइथन उसको क्या कंसिडर करेगा ट्रू। तो यहाँ पे हुआ क्या 5.0 इज नॉट ट्रू नॉट जीरो, तो ये ट्रू हो गई पहली कंडीशन। और यहाँ पे जो 2.0 है दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हुआ क्या ऑटोमेटिकली कंडीशन क्या हुई यहाँ पे जीरो। सर फोन आया था तो नेट चले गया था तो एग्जिट हो गया। ठीक है निशित का सर मैंने भी, ठीक है ओके डन निशित, गुड। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये देखो प्लस लगा रखा है तो होगा क्या यहाँ पे इसकी, यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे हमने गलत किया गाइस। यहाँ पे एक चीज़ को क्या गलत ले लिया हमने, यहाँ पे और का प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में लगेगा। पहले होगा क्या, यहाँ पे प्लस भी था, ये प्लस हमने देखा ही नहीं, ये प्लस मैंने देखा ही नहीं। एक्चुअल में इसका प्रेसिडेंस ऐसे होगा, ये पहले 25 डिवाइड बाई 5 होगा तो आउटपुट आएगा इसका 5 एंड उसके बाद यहाँ पे लगेगा और को मैं क्या कर सकता हूँ गाइस इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डबल स्लैश से और लिखता हूँ। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 10 हो गया 2.0 प्लस 2.0 तो एक्चुअल में आएगा यहाँ पे 4। तो एनी हाउ जो इसका फाइनल आउटपुट होगा गाइस वो ट्रू ही आएगा। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और 4.0, यहाँ पे आउटपुट में लिखा है 5 और 4.0। यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आया 5, यानी कि इसमें इसने क्या किया ग्रेटर को आउटपुट दे दिया, यानी कि ग्रेटर को आउटपुट दे दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन दी हुई है, यानी यहाँ पे एक बार देखो गाइस फर्स्ट कंडीशन एक बार वापस देख लेते हैं।
और जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, एंड और या नॉट, उसमें क्या होता है वो सबसे लास्ट प्रेसिडेंस वाले होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, ये वाले जो भी नंबर रहते हैं, जो जिसके बीच में भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगते हैं, वो हमेशा पहले कंप्यूट होंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो रहते हैं हमारे, और एंड या नॉट, वो सबसे लास्ट में लगेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल यहाँ पे पहले अर्थमेटिक वाले सारे ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे और लगेगा। तो जब मैं फर्स्ट वाले को कंप्यूट करता हूँ तो मुझे 5 मिलता है, सेकेंड वाले को कंप्यूट करता हूँ तो 4 मिलता है। उनके बीच में और लगेगा फिर, और मेरे को क्या फाइनल आउटपुट लार्जेस्ट वाला दे देता है। सेकेंड कंडीशन में देखो क्या बोलता है, द प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स अमंग देमसेल्फ, यानी कि अगर और नॉट के बीच में ऑपरेशन होगा, और नॉट के बीच में ऑपरेशन होगा ना, तो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन अ प्रेसिडेंस, यहाँ पे देखो प्रेसिडेंस टेबल है हमारे पास, यहाँ पे एक प्रेसिडेंस टेबल होता है हमारे पास। तो इस प्रेसिडेंस टेबल के हिसाब से देखो क्या देख सकते हो, कि जो सबसे ऊपर है वो है हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे, जो नीचे है वो है लोएस्ट प्रेसिडेंस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे बुलियन का नॉट है, देखो बुलियन का नॉट, एंड, और यहाँ पे देखो और। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सबसे, अगर इन तीनों में से चूज करना है, इन तीनों में से चूज करना है, तो नॉट सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा एंड, उसके बाद होगा और, उसके बाद क्या होगा और होगा। यानी कि यहाँ पे क्या प्रेसिडेंस वाइज कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नॉट सबसे पहले होगा, एंड उसके बाद होगा, उसके बाद क्या होगा और, उसके बाद क्या होगा और होगा। ठीक है, तो हमेशा इसका एवेल्यूशन देखो इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या है, सिमिलरली फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्यू आर एंड नॉट आर विल बी इवेल्युएटेड एज दिस, राइट। यहाँ पे क्या होगा, देखो नॉट का सबसे पहले होता है, उसके बाद एंड का ऑपरेशन होगा, उसके बाद और का ऑपरेशन होगा। इस तरीके से ये काम करेगा। अगर मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको लिखूंगा ए और बी एंड, और उसके बाद लिखता हूँ नॉट सी, तो पाइथन इसका प्रोसेसिंग कैसे करेगा, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से करके देगा मेरे को प्रोसेसिंग। पहले नॉट सी लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बी एंड नॉट सी के बीच में एंड लगाएगा, उसके बाद क्या करेगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको ए के साथ क्या करेगा, ये और लगाएगा उसके बीच में, जो यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे। सिमिलर केस में अगर कंटिन्यूएशन में मैं ऐसा लिख दूंगा, तो पहले ये आर को नॉट करेगा, पी एंड क्यू के बीच में एंड लगाएगा, और जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसके बीच में और लगाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने दो चीजें देखी। पहले हमने देखा अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं और उनको कंबाइन किया है लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, तो प्रेसिडेंस हाईएस्ट किसका होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पहले कंप्यूट होंगे। सेकंड कंडीशन में हमारे पास बोला कि अगर अमंग देम सेल्फ चॉइस आती है, तो सबसे पहले नॉट किया जाएगा, उसके बाद एंड किया जाएगा, उसके बाद और किया जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट किया दिया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो एक बार ध्यान से देखते हैं। व्हाइल इवैल्यूएटिंग पाइथन मिनिमाइजेस इंटरनल वर्क बाय फॉलोइंग दिस रूल। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी गाइस, इन एंड एंड वाले के अंदर। आपको याद होगा हमने ट्रुथ टेबल के अंदर देखा था कि कैसे फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बीच में ये काम करता है। इसको एक बार वापस हम लोग रिवाइज ही कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 से 5 मिनट लेगा हमको रिवाइज करने में। इफ़ आई हैव टू कंडीशन, इफ आई हैव टू कंडीशन, ये मेरा ए कंडीशन है, ये मेरा बी कंडीशन है, और यहाँ पे फाइनल क्या दिया है, आउटपुट बोला है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर यहाँ पे समझ लो मेरे को और लगाना है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम और लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ए की कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, एंड बी की कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो और जब लगता है तो हमें पता है जब और को क्या चाहिए, एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो क्या फाइनल आउटपुट ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, ट्रू। सिमिलरली फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो आउटपुट हमारा क्या तब भी ट्रू ही आएगा, आउटपुट हमारा तब भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो भी हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। फिर लास्ट कंडीशन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, फाइनल आउटपुट भी क्या आएगा मेरा फॉल्स। तो यहाँ पे होगा क्या गाइस, यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि कैसे पाइथन अपनी प्रोसेसिंग फास्ट कर देता है। तो और जब भी इवैल्यूएट होता है ना, तो ये क्या देखता है, अगर पहले की कंडीशन ही ट्रू है तो ये बाद की सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, बिकॉज नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज आउटपुट विल बी ट्रू, नॉट मैटर व्हाट द कंडीशन इज, ये आउटपुट क्या है, ट्रू दे देता है सीधा। क्यों, क्योंकि जब पहला ही मेरे को मिल गया है ट्रू, तो मैं सेकंड वाली चेक ही क्यों करूँ।
यहाँ पे ये बताया पाइथन ओनली इवेल्युएट्स द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगर ट्रू है तो सेकेंड वाले को चेक ही नहीं करेगा, लेकिन अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है तो ही सेकेंड वाले को चेक करेगा। यहाँ पे वही दिया हुआ है, इफ द इट विल चेक द सेकेंड आर्ग्यूमेंट ओनली इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब हुआ क्या, अगर और देखता है, पाइथन देखता है कि और वाले में फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है तो सेकंड वाली चेक ही क्यों करूं, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों प्रोसेसिंग पावर वेस्ट करूं। डायरेक्टली आउटपुट क्या करता है, यहाँ पे ट्रू दे देता है। लेकिन सिमिलर केस है एंड के अंदर। एंड के अंदर क्या होता है गाइस, सेम एग्जांपल लेंगे, ए कंडीशन है और उसके बोला है एंड लगाने के लिए, फिर बोला है बी और यहाँ पे मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये अगर ट्रू होता है तो ये सेकंड कंडीशन देखता है ट्रू, और आउटपुट इसका क्या निकलेगा फिर, ट्रू। फिर अगर ये चीज़ होती है, यहाँ पे भी क्या फॉल्स होता है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे एंड है गाइस, ध्यान दो, यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो भी आउटपुट कंडीशन फॉल्स दे देगा ये। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये, फाइनल कंडीशन को क्या करेगा, फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे एंड के अंदर हुआ क्या गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखता है कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली क्या है, दोनों आउटपुट फॉल्स आ रहे हैं। तो ये करता क्या है गाइस, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट फॉल्स दे देता है, सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा क्या होगा, इट ओनली इवैल्यूएट्स द सेकंड आर्गुमेंट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे वही, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तभी ये क्या करता है, सेकंड कंडीशन को चेक करता है, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन पहले से फॉल्स है तो उसको सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, उसका फाइनल आउटपुट क्या होता है, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। ठीक है, ओके ठीक है, वेलकम बैक गौरव, आप आ गए, राइट। तो यहाँ पे ये देखो इवैल्यूएशन प्रोसेस समझ लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैसे इसका आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो एंड दिया हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड उसके बाद बोला है नॉट ये वाला, नॉट ये वाला। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग देखो किस तरीके से होगा, पहले देखेगा यहाँ पे ये वाला पार्ट 5 इज ग्रेटर देन 10, आउटपुट क्या आएगा इसका, ट्रू, यस। यहाँ पे ये देखेगा 10 इज ग्रेटर देन 5, ये बोलेगा ट्रू। उसके बाद देखो 3 इज ग्रेटर देन 18, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। यहाँ पे उसके बाद देखेगा, यहाँ पे देखो हमने अभी अभी जस्ट देखा था, प्रेसिडेंस देखो गाइस कैसे काम कर रही है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो भी है हमारा, ये देखो ये पहले होगा, उसके बाद देखो नॉट एक्स, यहाँ पे देखो नॉट एक्स बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा दैट 8 इज ग्रेटर देन 18 और नॉट। तो ये क्या देखेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या देखेगा, फॉल्स देखेगा, नहीं ट्रू देखेगा। यहाँ पे ये क्या देखेगा, ट्रू को देखेगा। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, ये आउटपुट आएगा ट्रू, और यहाँ पे नॉट क्या करेगा, इसके आउटपुट को फॉल्स कर देगा। यहाँ पे इसका आउटपुट तो मुझे ट्रू मिला, लेकिन इसके सामने नॉट है, तो ओवरऑल आउटपुट को क्या कर देगा, फॉल्स। उसके बाद क्या होगा गाइज, प्रेसिडेंस वाइज वापस देखते हैं, प्रेसिडेंस वाइज वापस देखते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है, एंड का प्रेसिडेंस मिलता है। तो अगर हम एंड यूज करते हैं तो क्या होगा गाइज, यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच में ट्रू है, तो फाइनल आउटपुट देखो मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। यहाँ पे फाइनल आउटपुट मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। उसके बाद क्या दिखता है, यहाँ पे देखो एक और एंड है, तो इन दोनों के बीच में ये एंड लगाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे देखो और का कंडीशन लास्ट में लगे, ओके सॉरी 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 माय बैड, यहाँ पे और की कंडीशन क्या आएगी गाइस, लास्ट में आएगी। क्यों, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस वाइज लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से लेफ्ट टू राइट इसमें प्रेसिडेंस काम कर रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे और वाला पहले कंप्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड के साथ में नॉट लग जाता है। होता क्या है, यहाँ पे इन दोनों का करेगा तो ट्रू निकलेगा, और इसके बाद इन पूरे का कर लेगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंस वाइज ये दिखता है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट उसको कंप्यूट नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ क्या है, नॉट लगा हुआ है। तो जब इन दोनों को कंप्यूट करेगा तो इसका ट्रू और ये आएगा, एंड जब लास्ट में एंड को करेगा तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसीलिए यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है। ये क्या है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर होता क्या है कि पहले यहाँ पे आता है, इन दोनों को पहले कंप्यूट करता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से चालू हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से चालू हो रहा है। इसके और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको आइडिया मिल जाएगा।
इस क्वेश्चन को उतना नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, प्रेसिडेंस वाइज हम देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तुम लोग पता नहीं कान बंद करके सुन रहे हो कब से और ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पे गाइज ये फॉल्स है, मैंने भी नोटिस नहीं किया और मैं बताता जा रहा हूँ तुमको। ये ट्रू है, यहाँ पे प्रेसिडेंस भी चेंज नहीं होगा। ये फॉल्स है गाइज, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो जब इनका आउटपुट निकलेगा ना, तो ये फॉल्स ही आएगा, ये फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे ये ट्रू है और इसका पूरे का आउटपुट है फॉल्स, और यहाँ पे ये देखो ये फॉल्स आएगा, और जब इन दोनों के बीच में और लगेगा तो ऑटोमेटिकली फॉल्स आ जाएगा। ये वाला वापस समझना है क्या सबको, इसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बार वापस समझना है ये वाला एग्जांपल। यस नो में आंसर तो पूछ देखो। एक बार वापस देख लेते हैं, सिंपल है। इसके अंदर एक्चुअली एक कंडीशन हमने मिस कर दी थी। एक कंडीशन कैसे, देखो 5 इज ग्रेटर देन 10, ये क्या हुआ, ट्रू। 10 इज स्मॉलर देन 5 विच इज फॉल्स। उसके बाद क्या है, 3 इज लेस देन 18, ये क्या बोल रहा है, ट्रू। उसके बाद क्या बोल रहा है, 8 इज लेस देन 18। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले तो निकला ट्रू, और उसके बाद देखो नॉट लगा है, तो नॉट लगाने के बाद ये ट्रू के साथ आउटपुट आएगा फॉल्स। फिर देखो हमको पता है एंड यूज होता है, एंड पहले होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे ये एंड है, यानी कि इस और ट्रू फॉल्स के बीच में क्या लगेगा, एंड। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि ट्रू फॉल्स अभी अभी हमने देखा था, उसमें फॉल्स आएगा, दोनों में से उसको दोनों ट्रू चाहिए जब एंड लग रहा है। यहाँ पे भी देखो बीच में क्या लग रहा है, एंड, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। और उसके बीच में देखो यहाँ बीच में लगा हुआ है और, तो यानी कि दो फॉल्स के बीच में जब मैं और लगाऊंगा तो मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। यहाँ पे मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। यहाँ पे एक जगह हमने अंडरस्टैंडिंग के अंदर गलती की थी, तो पूरा का पूरा आउटपुट हमारा गलत आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो टाइप कास्टिंग। सिंपल टाइप कास्टिंग मतलब गाइज क्या होता है कि तुम फोर्सफुली किसी डेटा टाइप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है तुम फोर्सफुली पाइथन के फंक्शन को यूज करके उस डेटा टाइप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स ए हमारा यहाँ पे इंटीजर टाइप हो गया। b इज इक्वल टू 5.0, यानी कि ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया कि b इज अ फ्लोटिंग टाइप, b इज अ फ्लोटिंग टाइप। लेकिन मैं चाहता हूं कि b जो है एक इंटीजर टाइप में रहे, मैं नहीं चाहता उसके साथ कोई डेसिमल वैल्यू रहे, तो उसको मैं क्या करूंगा, इंटीजर वाले फंक्शन में डाल दूंगा। गाइज हमको पता है किसी को भी अगर किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में चेंज करना है तो उसके पास फंक्शंस होते हैं, हमारे पास इंटीजर के लिए ये है, फ्लोट के लिए भी ऐसा ही फंक्शन होता है, फ्लोट डबल ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर भी हमको पता है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, बी जो हमारा फ्लोटिंग था उसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन वी हैड मैथ लाइब्रेरीज। गाइस बहुत सिंपल था, हमने किया था इसको बहुत डिटेल में किया था, मुझे याद है। मैथ लाइब्रेरी क्या होती है, मैथ हमारे पास एक मॉड्यूल रहता है जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हम कैसे करते हैं, डॉट नोटेशन को यूज़ करते हैं। तो हम मैथ लाइब्रेरी को जब भी इंपोर्ट करते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मैथ मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम कैसे करते हैं इसको, इंपोर्ट मैथ कमांड यूज करके। तो एक बार हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख देंगे इंपोर्ट मैथ, तो क्या करेगा, सारी मैथ की मॉड्यूल्स को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। एंड मॉड्यूल्स को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, तो उसकी हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, देखो मैथ डॉट सील, सील फंक्शन हमारा क्या करता है गाइज, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ क्या करेगा, इट रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन द नंबर। इसका मतलब क्या है, राउंड ऑफ कर देगा स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा हमारा। फॉर एग्जांपल 1.003 है हमारा, 1.03 है, मतलब क्या है, ग्रेटर वाला इंटीजर देगा, ठीक है, ग्रेटर वाला। यहाँ पे 2.0 जो भी है, यहाँ पे ये क्या है, ये 1.03 से बड़ा है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर हमने डाला है उससे जो सबसे क्लोजेस्ट बड़ा वाला इंटीजर होगा उसकी वैल्यू देगा। यहाँ पे 1.03 है, 2.0 यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट बड़ा इंटीजर है, तो 2.0 आउटपुट है। सिमिलरली नेगेटिव वाला गाइस, आपको सब मैथ्स वाले ही हो तो सबको आइडिया होगा कि -1.03 है। एंड नेगेटिव में जब हम देखते हैं तो -2 इज लेस देन -1, क्योंकि -1 जो होता है वो जीरो की तरफ ज्यादा रहता है,
राइट, तो जीरो से मतलब पॉजिटिव की तरफ टेंड हो रहा है वो, यानी कि -2 इज लेस देन -1। तो हुआ क्या यहाँ पे, बिकॉज ये -1.3 है, -1.3 है, तो यहाँ पे हुआ क्या, लार्जेस्ट उससे सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर है -1.0। तो तुम्हारा सील क्या करता है, इट गिव्स यू द क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर नंबर। सिमिलरली स्क्वायर रूट है, आपको स्क्वायर रूट निकाल के देता है किसी भी नंबर का, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इतना हमको पता होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर दोगे तो पाइथन एरर दे देगा कि नेगेटिव नंबर्स जो होंगे उसका रूट नहीं निकलता है। देखो डोमेन एरर कराता है, देखो डोमेन एरर आएगा। तो आपको क्या है, डोमेन एरर अगर आता है तो आप समझ जाओ कि आपने क्या है, इनपुट गलत दिया है। सिमिलरली देखो एक्सपोनेंशियल वाला होता है, ये क्या फाइंड आउट करने देता है तुमको, e⁻²2। तो आप क्या लिखते हो, अगर मैथ एक्सपोनेंशियल 2.0 तो फाइंड क्या कर देगा, e⁻²2। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे फंक्शन क्या करता है। हाँ बोलो निशित। हाँ सर, सब में डेसिमल वैल्यू के साथ ही लिखेगा कि चलता है डायरेक्ट भी? आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है निश्चित, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो डेसिमल के बिना। ये डेसिमल के साथ में इसलिए लिख के दे रहा है कि एक फ्लोटिंग पॉइंट रहता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इंटीजर भी लिख सकते हो, फ्लोटिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। देन उसके बाद देखो फैब्स करके एक हमारे पास फंक्शन होता है। फैब्स क्या करता है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या है गाइस, साइन को हटा देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता होगा ना कि हम ये लिखते थे एक z, यहाँ पे ये क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो अब पॉजिटिव को जो पहले से पॉजिटिव रहता है उसको पॉजिटिव में ही रखता है। तो इवेंचुअली ये क्या करता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए एफ एप्स हमारे पास क्या रहता है, फंक्शन रहता है जो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ही रहने देता है। सिमिलरली देखो फ्लोर वाला हमारे पास फंक्शन था, फ्लोर वाला फंक्शन क्या कर रहा है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द नंबर। लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑपोजिट ऑफ सील, इट इज ऑपोजिट ऑफ सील। यहाँ पे देखो जस्ट ऊपर देखा था, सील क्या करता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन नम, ये क्या करता है, लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन नम। तो होगा क्या, यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा लेकिन उससे कम करता है ये, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट करता है। यहाँ पे 1.03 था उसका, इसने आउटपुट दिया सील ने 2, और फ्लोर इसका आउटपुट देगा क्या, 1.0, छोटा वाला नंबर देगा। यहाँ पे देखो इसका -1.03 है, इसका इसने दिया -2.0, इसने इसका आउटपुट दिया -1.0। तो ये फ्लोर और सील जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करते हैं। लॉग वाला गाइस हमको पता है, बहुत इजी है। लॉग किसी नंबर का और उसका बेस आप सेट कर सकते हो, किस बेस का आपको ये चाहिए, यानी कि जो भी बेस होगा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लॉग 1.0। अगर आप बेस नहीं देते हो ना गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करता है, नेचुरल लॉग निकाल के दे देगा। नेचुरल लॉग मतलब आपको पता है, नेचुरल लॉग निकाल के आपको दे देगा बिना बेस को सेट किए हुए। और अगर आप बेस सेट करना चाहते हो, जैसे लॉग ऑफ 1024 और उसका बेस 2 रखा है आपने, तो ये उसका आउटपुट निकाल के देगा आपको। तो क्या करेगा, आपको उसका आउटपुट निकाल के देगा। सिमिलरली देखो हमारे पास जो सबसे बेसिक नीड होती है, हमारे पास होती है log 10। अगर समझ लो तुम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर क्या है, log 10 तुमको डायरेक्टली बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो पाइथन ने इसके लिए डायरेक्टली फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेचुरल लॉग अगेन एंड अगेन और आपको बार बार बेस 10 ऐड करना पड़ रहा है, उसके अलावा आप ये यूज़ कर सकते हो log 10 वाला पार्ट। तो इसमें होगा क्या, log 10 डालो, डायरेक्टली नंबर डालो और तुमको लॉगरिथम निकाल के देगा। तो जैसे कि यहाँ पे log 10 मैथ डॉट log 10 डाला है, उसका 1.0 आप देखोगे तो यहाँ पे 1.0 का क्या देगा, log 10 निकाल के देगा। सिमिलरली हमारे पास पावर वाला है गाइस, ये क्या करता है, पावर पावर निकाल के देगा। ये होता है बेस और उसकी पावर यहाँ पे होती है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पावर 3.0 कॉमा 0, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रेज टू 0 निकाल के देगा वो। सिमिलरली मैथ डॉट पाव लिखा है मैंने 4 कॉमा 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 4 रेज टू 2 बोलेगा ये, 4 रेज टू 2 ये आउटपुट निकाल के देगा तुमको। 4 रेज टू 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। तो आउटपुट तुम्हारा ये क्या निकाल के देगा तुमको, 16 आउटपुट निकाल के देगा। सिमिलरली हमारे पास मैथ के अंदर गाइस होता है साइन फंक्शन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन, कॉस और टैन। एक चीज का मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू होगी गाइस वो किसके अंदर देनी है, रेडियन में। इट विल नॉट टेक द वैल्यूज इन डिग्रीज। यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का कि कभी भी साइन, कॉस और टैन फंक्शन यूज करते हो मैथ का, वैल्यू हैज टू बी इन रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ, तो पाई, 2 पाई, पाई बाई 2, ये वाली वैल्यूज दोगे उसके अंदर।
राइट। तो इसके अंदर तुम पी आई डिवाइड बाई 2 इस तरीके से वैल्यूज दे सकते हो। क्यों? क्योंकि पाई एक अलग से फंक्शन देता है हमको मैथ, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमने इंपोर्टिंग फोर्थ चैप्टर में एक बार देखा था ये कि पाई हम किस तरीके से मैथ लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर सकते हैं। देन आई हैव दिस टू कन्वर्ट अ रेडियन वैल्यू टू डिग्री, और उसके बाद मेरे पास ये दूसरा है टू कन्वर्ट अ डिग्री टू रेडियन। तो यहाँ पे अलग से मेरे पास ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 3.14 को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है तो आंसर आएगा 179.91। उसी को रेडियन की वैल्यू को ये क्या कर रहा है, सॉरी उसी डिग्री वैल्यू को ये क्या कर रहा है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि 179.91 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 3.14। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद गाइज हमारे पास लूप्स है। लूप्स को गाइज थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि लूप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत सारे लूप्स कराए होंगे, लेकिन ये क्या है कि एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा जो छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन है वो दिमाग से निकल जाएगा। सबसे पहले देखो, फ्लो कंट्रोल हमेशा हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। पाइथन का जो फ्लो रहता है ना, किस तरीके से वो कोड को रन करता है, वो कितने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। आई थिंक तनिष नहीं है यहाँ पे। तनिष को यार नेटवर्क का बहुत इशू रहता है, आई मस्ट से। तनिष को नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। राज को डाउट है क्या? सर लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले क्यों नहीं ऑपरेटर होता है? मैं मैथमेटिकल के मुकाबले राज एक बार डाउट पूछो वापस। कोई बात नहीं, मैंने अभी देखा सो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए माइक ऑन करके बता दिया करो। क्या है राज, डाउट अरे बताओ। सर, आपने कहा था ना कि लॉजिकल ऑपरेटर हम्म। की मतलब प्रीसीडिंग मतलब कम होती है उससे अरिथमेटिक से, तो ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज कि पाइथन को कंफ्यूजन ना हो। क्या है कि अगर देखो, एक बार इसको चालू करने से पहले प्रायर डाउट कंक्लूड कर लेते हैं। देखो द रीजन ऐसा क्यों है, क्योंकि पाइथन ने प्रायोरिटी बना रखी है। वो किसी को भी क्या कर सकता है, रैंडमली कहीं पे भी नहीं ऑपरेट कर सकता है, रैंडमली किसी को भी नहीं कर सकता है। देर हैज टू बी अ वे एंड देर हैज टू बी अ रीजन कि किसको क्या पहले वो ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा था ना कि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने समझ लो ऐसे लिख दिया, ए और बी एंड नॉट सी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो पाइथन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा पहली चीज करनी है कौन सी बाद में चीज करनी है? तो इसीलिए पाइथन क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है कि भाई इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। तो बेस्ड ऑन आर प्रेसिडेंस टेबल, इंपॉर्टेंस जो हम प्रेसिडेंस को क्या बोलते हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो बेस्ड ऑन दिस हमारी नॉट की प्रायोरिटी सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करेगा, नॉट को रन करेगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इन जो बची हुई है नॉट को प्रोसेस कर दिया, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी बची है, ये बोलता है एंड की प्रायोरिटी है, तो एंड को पहले रन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, और को रन करेगा। यहाँ पे फर्क देखो कहाँ पे आता है। अगर समझ लो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल उठाता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल उठा लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं और की प्रायोरिटी ज्यादा कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, दूसरी जो यहाँ पे है और के साथ एंड और नॉट, उनकी प्रायोरिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। एंड यूजुअली जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली तभी करते हैं। आपको याद होगा गाइस, मैं सबको एक ही एग्जाम्पल बताता हूँ, सो दैट क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपकी कोई स्पोर्ट्स टीम बन रही है स्कूल के अंदर, आप दो क्राइटेरिया रखते हो उसके अंदर कि भाई इसके पास इतनी एज होनी चाहिए और उसकी इतनी क्या होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना दैट एज इज ग्रेटर देन 15 एंड उसके बाद लगाते हैं एंड, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई पहले मुझे ग्रेटर देन 15 वाले को खत्म करना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, गाइज अगर इन केस ऐसा होता है ना कि मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं 15 ही पहले कंप्यूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्क्स लिखा हुआ है, मार्क्स हैज टू बी ग्रेटर देन 70%। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या गाइज, मेरे को डायरेक्टली पता है, मेरे को क्या है, मेरे को पता है कि मेरे को कंपेयर करने के बाद एंड निकालना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा दोनों क्राइटेरिया के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि अगर समझ लो यहाँ पे अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ये पहले इसको कंपेयर करेगा और फिर क्या करेगा, जो भी आउटपुट आएगा उसको मार्क्स के साथ एंड कर देगा। तो यहाँ पे 70 का मीनिंग ही नहीं रह जाता। तो इसलिए क्या है, पाइथन ने और सब लोगों ने स्टैंडर्ड से सेट किए हुए हैं कि इस तरीके से उसका प्रेसिडेंस काम करेगा, किस तरीके से उसका प्रेसिडेंस काम करेगा।
और दूसरा डाउट क्या था तुम्हारा, ओके अर्थमेटिक का प्रेसिडेंस हाई क्यों है? वो अर्थमेटिक का प्रेसिडेंस इसीलिए हाई है क्योंकि हम जो डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं ना, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारी प्रैक्टिस यही रहती है कि हम अर्थमेटिक को पहले कंप्यूट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कंडीशन से कंपेयर करते हैं। दिस इज लाइक इसके ऊपर क्या स्टडी करके ह्यूमन से रिलेटेड जो उनके रेगुलर पैटर्न्स रहते हैं ना, उसके हिसाब से इसके प्रेसिडेंस सेट की गई है, इस तरीके से प्रेसिडेंस सेट की गई है। आफ्टर दैट देख लेते हैं जैसे स्टेटमेंट का फ्लो कंट्रोल कैसे रहता है, कि पाइथन रन कैसे करता है कोड को। तो इसके देखो 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? सीक्वेंस होता है, सिलेक्शन होता है और आइट्रेशन होता है। अभी सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन का मतलब क्या होता है हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि पाइथन टॉप से लेके बॉटम तक जो ऑपरेशंस करता है वो किस तरीके से करता है। हमने देख रखा है, पहले वो फंक्शंस को देखता है जिसके आगे डेफ लिखा होगा, DEF, और उसके बाद फंक्शन का नाम देखता है, और उसके बाद जितनों के भी सामने थोड़ा सा स्पेस बचा होता है तो उनको इग्नोर करता है और उसके बाद वाली लाइंस रीड करता है, और वहां से उसका एक्चुअल प्रोसेसिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है, पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये एग्जीक्यूशन करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये रीड करेगा और यहाँ से इसके बाद देखो आइट्रेशन है। अगर ये चीज सबसे ऊपर है ना तो इसको क्या करेगा, ये इसको रीड नहीं करेगा। यहाँ पे ये बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम बाद में फंक्शंस वाले चैप्टर में आप देख सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। फंक्शंस वाला चैप्टर देखोगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझ में आएगा। तो सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन रन द कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वे। ये टॉप टू बॉटम वे के अंदर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सारे कोड्स को। फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, कंडीशनल यहाँ पे आ जाता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो क्या करने का, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करने का। अगर कंडीशन ट्रू है तो कितने को सेट ऑफ कोड्स रन करने का, कंडीशन अगर फॉल्स है तो कितने सेट ऑफ कोड्स रन करने का। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि एक बार जो कंडीशन ट्रू हो गई उसके बाद हमने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन किए और वहां पे उस लूप का काम खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई चीज है जहां पे हम बोलते हैं कि जब तक वो कंडीशन ट्रू हो तब तक इस स्टेटमेंट को रन करते रहो, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप्स। उसको हम क्या बोलते हैं, लूप्स। अगेन कोई भी कंडीशन है एक बार ट्रू या फॉल्स होने के बाद उसको वापस चेक नहीं किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर एक ही कंडीशन को बार बार चेक किया जा रहा है एंड सेम स्टेटमेंट्स को बार बार रन किया जा रहा है, तो उस टाइम पे उन स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे लूप कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे कंपाउंड का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि बार बार रन हो रहे हैं कंडीशन की ट्रू या फॉल्स होने के बाद। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पे अब कौन गया है, तनिष वापस गया क्या बाहर? तनिष, तनिष का बहुत इशू है यार, आई डोंट नो कैसे बेयर करेगा उसका, देखते हैं बाद में। यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, num1 और num2, यहाँ पे 2 इनपुट्स लिए। यहाँ पे क्या यूज किया, इफ के बाद क्या दिया, कंडीशन, और यहाँ पे देखो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है गाइस। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल, कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये इफ कंडीशन एक ही बार चेक होगा, दोबारा ही चेक करेगा ही नहीं कभी इसको, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ट्रू होगा तो ये सब रन कर देगा, फॉल्स हुआ तो रन नहीं करेगा, खत्म बात। यहाँ पे उसके बाद देख लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट कैसा होता है। सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट हमको पता है गाइस, आप सबसे टॉप पे देख सकते हो, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट जिसके अंदर क्या है, कंप्यूटेशन हो रहा है, बस कंप्यूटेशन होने के बाद खत्म हो गया, इसमें ना कंडीशन है ना कुछ है, तो ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट हो गया। दिस इज अ सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट। इसको क्यों बोलते हो, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल्स है इसके अंदर, दैट्स इट, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो एक एम्प्टी स्टेटमेंट भी होता है। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या मतलब होता है, यहाँ पे पास स्टेटमेंट इसको बोल सकते हो कि भाई इट इज जस्ट लाइक राइटिंग नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे समझ लो ये कंडीशन ट्रू होती है और इन स्टेटमेंट्स की जगह मैं लिखता हूँ पास। इस स्टेटमेंट्स की जगह मैं क्या लिखता हूँ, पास। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बोला कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो होने दो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में पास का मतलब यहाँ पे यूजुअली आपने अभी तक देखा होगा, हमने एक भी जगह पे पास नहीं यूज किया है। ये यूज इसीलिए नहीं किया क्या इसके, क्योंकि इसका मतलब ही वही है कि कुछ करना ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक नथिंग, इट डज नथिंग। तो यूजुअली पास हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज हम अननेसेसरी अपना कोड क्यों बनाएंगे।
हम क्या कर सकते हैं, कभी ऐसा हुआ कि फ्यूचर बेसिस पे, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमको कोई कोड डालना है वहां पे, तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पास लिख सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए प्रोग्राम के अंदर। देन देखो हमारे पास क्या है, इफ कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट। प्लेन इफ होता है गाइस, इसके अंदर 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है इफ कंडीशन, बेसिक सा है, आप डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पे जाती है कंडीशन, कंडीशन देखता है ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है तो क्या करता है, बॉडी जो भी होगी उसको रन कर देगा, और फॉल्स हुआ तो उस बॉडी को रन नहीं करेगा और उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स पे पहुंच जाएगा। सिर्फ एक सिंपल कंडीशन यहाँ पे रन हो रही है, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो पर्टिकुलर बॉडी को रन करना, फॉल्स हुई तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हो इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट वेल। अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई इसने बताया नहीं कि भाई कंडीशन फॉल्स है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये बेसिक इफ है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है गाइस, कंडीशनल कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे भी देखो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसने दिया हुआ है यहाँ पे ए हैज मोर देन बी एंड देयर इज डिफरेंसेस, यहाँ पे दिया हुआ है। इसने ये नहीं बताया कि अगर ए इज लेस देन बी, यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या करना है। तो फर्स्ट क्या होता है, एक सिंपल इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है इफ और एल्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉल्स के लिए भी एक बॉडी ऑफ वो रहती है, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट रहती है। होता क्या है, यहाँ पे सिंपल कंडीशन आई, ट्रू हुआ तो ये वाली बॉडी रन कर दी, फॉल्स हुआ तो ये वाली बॉडी रन कर दी। और रन होने के बाद आप देख सकते हो उसके बाद के जो कोड्स होंगे, सेट ऑफ लाइन्स होती है, वो रन होना चालू हो जाती है। वो सेट ऑफ लाइन्स क्या है, रन होना चालू हो जाती है। यहाँ पे वही चीज है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 ये प्रिंट कर देगा। एल्स यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ कि ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई, यानी कि तब ये एल्स को ढूंढेगा। ये एल्स देखता है कि यहाँ पे एल्स है तो स्टेटमेंट रन कर देगा। अगर एल्स नहीं है, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हमारे पास इफ के बाद जो कंडीशन रहती है वो ट्रू हुई, और नीचे अगर उसको एल्स नहीं मिलता है तो वहां से उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं वो रन करने लग जाता है, इसको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। थर्ड टाइप में देखो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस कंडीशन है। अगर एक कंडीशन चेक हुई, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन चेक हुई, तीसरी कंडीशन, उसमें हम क्या यूज करते हैं गाइस, एल एफ। एल एफ हमारे पास कैसे बना, ये बता रखा होगा, जो पहले से अगर पढ़ रहे हैं तो उनको पता होता है। इफ एल्स, और उसके बाद हम वापस जब इफ यूज करते हैं, तो इसमें पाइथन वालों ने क्या किया कि इसको हटा दिया और इसको बोल दिया एल एफ। इसको क्या बोल दिया, एल एफ। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो इफ ये हमारी कंडीशन है, स्टेटमेंट्स यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद आया एल्स, एल्स के बाद आया इफ, और वहां पे वापस एक कंडीशन है। हमेशा ध्यान रखना, एल्स के साथ कंडीशन नहीं आती, लेकिन एलिफ के बाद हमेशा कंडीशन आती है। इस चीज को हमेशा याद रखना, एल्स के बाद कभी भी कंडीशन नहीं आती, एलिफ के बाद हमेशा कंडीशन आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलिफ के बाद एक कंडीशन है, उसके बाद देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, लास्ट में देखो एल्स दिया हुआ है, उसके सामने कोई कंडीशन नहीं है, उसके सामने क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है। उसके सामने क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है। यहाँ पे दे रखा है इफ रन्स इज ग्रेटर देन 100, इसका मतलब बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई। यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि भाई हमने जैसे कि इनपुट डाला कि भाई रन्स अगर 200 है तो बैट्समैन ने सेंचुरी मार दी, बैट्समैन ने क्या किया, सेंचुरी मार दी। यहाँ पे हुआ क्या, ये सारे कोड अब रन ही नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि पहले कंडीशन ट्रू हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैंने बोला कि रन्स जो है वो 75 है, तो पहले ये इफ की कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे ये देखेगा ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अब ये क्या देखेगा, एल्स को ढूंढेगा, तो इसको मिलता है एलिफ। एलिफ के अंदर ये वापस कंडीशन चेक करता है, देखता है कि यस रन्स इज 75 विच इज ग्रेटर देन 50, तो ये बोलता है कि भाई बैट्समैन ने कितना मारा, बैट्समैन ने कितना मारा, 50, यानी कि हाफ सेंचुरी इसने मारी है। सिमिलरली अगर रन्स की वैल्यू में डालता हूँ 30, 30 का मतलब क्या हुआ, पहले ये इफ देखेगा, कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन पहले देखता है फॉल्स है, उसके बाद ढूंढता है एल्स, उसके बाद इसको मिलता है एल एफ, यानी कि वापस एक कंडीशन देखता है 30 रन मारा, ये भी कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद ये बिकॉज ये एल एफ था एल्स ढूंढेगा। अभी यहाँ पे इसको एल्स मिलता है, एल्स के अंदर जो भी रन होगा वो प्रिंट कर देगा, जो भी एल्स के साथ इसको मिलेगा उसको क्या करेगा, प्रिंट। तो बैट्समैन यहाँ पे नीदर हैज अ सेंचुरी नॉर हैज अ 50, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, तुम्हारा एल एफ यूज हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल, इफ नम इज ग्रेटर देन 0, तो ये रन कर देगा ये। अगर नम इज इक्वल्स टू 0, तो ये बोल देगा कि जो भी नंबर है वो 0 है। अगर दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ पे बोल देगा नम एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो फ्लो कैसे काम कर रहा है, पहले एक कंडीशन, फिर देखता है अगर ट्रू है तो रन कर देगा, नहीं है तो एल्स को ढूंढेगा। अगर एल्स नहीं मिलता, एलिफ मिलता है, तो वापस एक कंडीशन से कंपेयर करेगा, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो जो भी एलिफ के अंदर होगा उसको रन कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स को ढूंढेगा। जैसे ही उसको एल्स मिल जाएगा, जो भी उसके एल्स के अंदर लिखा होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, क्योंकि एल्स के साथ हमारी कभी भी कोई कंडीशन नहीं लगती है।
उसके बाद देखो यहाँ पे बेसिक सा प्रोग्राम है गाइस, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर 0 to 99 एंड इफ द इंटीजर एंड्स एंटर्स इज 1 2 3। ओके, तुमको पता करना है कि नंबर कितने डिजिट्स का है एग्जैक्टली। वेरी गुड क्वेश्चन। तुमको पता करना है कि कितने डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा बोला इफ नंबर इज लेस देन 0 यानी कि इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव नंबर ऐड किया होगा इसने। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि तुम भाई की इनवैलिड एंट्री है, तुमको एक पॉजिटिव नंबर एंटर करना है। उसके बाद ये दिखता है एल्स को, मिलता क्या है? एलिफ। एलिफ बोलता है कि भाई एक और कंडीशन चेक करो। अब ये नंबर को चेक करेगा, अगर 10 से कम होगा नंबर, 10 से अगर नंबर कम होगा, क्योंकि पहली कंडीशन के अंदर हमारे एक्सक्लूड हो गया है कि कोई नेगेटिव डिजिट आएगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर हमने किसी कोई नेगेटिव नंबर ऐड किया नम के अंदर, तो यहाँ पे पहली कंडीशन के अंदर ही ये बोल देगा ये तो भाई क्या है? फॉल्स है। सॉरी, नेगेटिव नंबर ऐड किया तो पहली कंडीशन में हमको मिल जाएगा दैट दिस इज ट्रू। -1 डालूंगा, -2 डालूंगा, -100 डालूंगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगा और यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी पहली कंडीशन ही क्या हो गई? ट्रू हो गई। यहाँ पे अगर होता है नंबर मैंने एंटर किया था 5, इफ हुआ कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। उसके बाद ढूंढेगा एल्स, एल्स नहीं मिला, एलिफ मिला। इसका मतलब पता है कि भाई एक और कंडीशन है यहाँ पे। ये देखिएगा नंबर 5 है, यस 5 ही है। इसको क्या करेगा? रन करेगा और बाकी के सारे क्या कंडीशन स्किप मार देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर नंबर यहाँ पे 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा मतलब ऑटोमेटिकली 11 होगा, और 11 होगा इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 डिजिट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर नंबर 10 से ज़्यादा है एंड 100 से कम है तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 डिजिट हो गया। सिमिलरली 3 डिजिट के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, और 4 डिजिट के लिए हमारे पास इसने बोला है 4 डिजिट वाला बताना ही नहीं है। देखो यहाँ पे बता रखा है 3 ही हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है। तो अगर वो डालता है 1000 तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे? इनवैलिड एंट्री देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में इनवैलिड एंट्री है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स मोर देन 1000 यहाँ पे ये वाली एंट्री है मेरे पास। यहाँ पे देखो एक सैंपल आउटपुट दे रखा होगा। यहाँ पे -1 के लिए देखो आउटपुट क्या था? इनवैलिड एंट्री, वैलिड रेंज 0 to 99। 4 डाला तो सिंगल डिजिट, 100 डाला तो ट्रिपल डिजिट, 10 डाला तो वापस 2 डिजिट आ गया। यहाँ पे नंबर डाला 3000 तो वापस बोल दिया इनवैलिड एंट्री। बराबर है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। उसके बाद देखो हमने 3 यहाँ पे चीजें डिस्कस कर ली, इफ एल्स, और उसके बाद देखा था एलिफ। यहाँ पे 3 चीजें मिल गई। देन आई हैव अ नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि एक इफ एल्स, एक इफ के अंदर और इफ एल्स, या फिर एक एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये चीजें काम कर रही है। यहाँ पे दिस इज अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द मैक्सिमम मिड और मिनिमम वाला नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर, बीच वाला नंबर और सबसे छोटा नंबर। ये कंप्यूट कैसे करेगा? देखो पहले तो ये बोलता है इफ x इज ग्रेटर देन z एंड x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। तो यहाँ पे हुआ क्या? इससे मेरे को पता चल गया कि x इज द हाईएस्ट नंबर। ये तो मेरा कंफर्म हो गया। यानी कि अब कंडीशन मेरे को क्या कंपेयर करनी पड़ेगी कि भाई y और z के बीच में क्या रिलेशन है? क्या y और z के बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने इस कंडीशन को देखा और इस कंडीशन को देखा, अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी मेरा एंड मेरे को फाइनल आउटपुट देगा ट्रू। और जैसे ही दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो मुझे ये पता चल गया कि x हाईएस्ट है, अभी y और z के बीच में रिलेशन देखना है। तो पहले ये इफ आया उसके अंदर देखो एक और इफ है, और ये इफ किस लिए यूज हो रहा है? y और z के बीच में रिलेशन पता करने के लिए। तो पहले से हमको पता है कि x हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस इफ तक मैं तभी पहुंचूंगा जब ये वाला इफ का कंडीशन ट्रू होगा। इस वाले इफ के अंदर मैं तभी पहुंचूंगा, इस वाले इफ के अंदर मैं तभी पहुंचूंगा जब मेरा इससे ऊपर वाला इफ ट्रू होगा। तो जब मेरा ऊपर वाला ट्रू हुआ इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y और एंड x इज ग्रेटर देन z, यानी कि दोनों से वो बड़ा है। कंफर्म हो गया, x तो हाईएस्ट है ही। अब मैं इस इफ को यूज करके ये पता करूंगा कि y और z में से कौन बड़ा है। अगर y और z में से अगर z बड़ा है तो इसका मतलब हुआ क्या? यहाँ पे इसका मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ ओके सॉरी, यहाँ पे गाइस यहाँ पे एक चीज उल्टी हो गई है, दैट इज x एंड z से क्या है? यहाँ पे लेस देन का रिलेशनशिप है। इसका मतलब x y से छोटा है एंड x z से छोटा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या ऑपोजिट है? यहाँ पे x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन z। इसका मतलब x यहाँ पे सबसे छोटा हो गया है। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि x जब मेरे y और z से छोटा है, तो जब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कि y इज लेस देन z, इसका मतलब क्या है? z हाईएस्ट हो गया।
उससे छोटा y, और मुझे पहले से पता है कि x y से भी छोटा है, z से भी छोटा है, तो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा हो गया वो। तो इसीलिए देखो बेस्ड ऑन डायनामिक अलॉटमेंट, डायनामिक असाइनमेंट, x की वैल्यू जाएगी मिनिमम में, y की वैल्यू जाएगी मिड में, और z की वैल्यू कहाँ जाएगी, मैक्स में। और एल्स, एल्स में क्या हुआ यहाँ पे गाइस, एल्स मेरे पास तभी आएगा जब ये कंडीशन मेरी क्या हुई, फॉल्स हुई। ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, ये मेरी कंडीशन क्या हुई। सर एक क्वेश्चन आप, ओके ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद नेस्टेड के बाद देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं लिखा, ठीक है। नेस्टेड के बाद देखो एक बार एक कंडीशन पूछते हैं। उसमें क्या है देखो, फिर एल्स के मेरे पास जब भी आएगा, एल्स आएगा इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई होगी तभी एल्स के पास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y इज नॉट लेस देन z। इसका मतलब क्या हुआ कि y यहाँ पे बड़ा हो गया z से, और इस कंडीशन से हमको पहले से पता है कि x पहले से छोटा है, तो x तो हमने क्या रिजर्व करके रखा है मिनिमम के लिए। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उससे मुझे पता चल गया y जो है मेरा वो सबसे बड़ा है, एंड z जो है मेरा मिड में आ जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुई, सिमिलरली यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि मेरा x जो है वो सबसे छोटा नहीं है। तो पता क्या करूंगा अब मैं कि मेरा y सबसे छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पहले एल्स को ढूंढेगा, इसको मिला LA, फिर ये चेक करेगा देखो y इज लेस देन x एंड y इज लेस देन z। अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब पता चल गया कि z सबसे छोटा है। फिर ये x और z के बीच में रिलेशन निकाल रहा है इफ को यूज करके, यानी कि ये वाला इफ x और z के बीच में है, यानी कि x को देखेगा कि क्या x z से छोटा है क्या। अगर ट्रू है इसका मतलब पहले से, मतलब इस कंडीशन से पता चल गया कि y तो सबसे छोटा है, इसीलिए इसको मिनिमम में डाला। एंड इस कंडीशन से मुझे पता चल गया कि z तो हाईएस्ट है, तो यानी कि z को मैक्स किया और x को यहाँ पे क्या कर दिया, मिड में कर दिया। सिमिलरली गाइज ये पूरा का पूरा कोड इसी तरीके से है। लास्ट वाले में आप देख सकते हो मेरे को कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही मैंने देख लिया कि भाई x क्या सबसे छोटा है, यहाँ पे मैंने देखा y सबसे छोटा है क्या, और एल्स के अंदर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ सकता है कि भाई अगर ये x सबसे छोटा नहीं है, y भी सबसे छोटा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली z तो सबसे छोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। यहाँ पे एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको करना है कि एक कोड लिखना है। इसके अंदर क्या करोगे आप, इसके अंदर आप कमीशन अलॉट करोगे। मैं बोलता हूँ कि सेल्स के इनपुट लो। जैसे सेल्स मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है, किसी भी, जैसे कि सेल्स वाला बंदा है LIC वाला, उसने जितने भी सेल्स किए, ठीक है, जो जितने भी उसने सेल्स किए उसके बेसिस पे उसको क्या मिलनी चाहिए, कमीशन मिलनी चाहिए। तो जितने भी सेल्स क्या हैं, सेल्स जो हैं अगर उसने की है, सेल्स उसने की है 50,000 से ज़्यादा की सेल्स की है, तो उसका कमीशन परसेंटेज कितना हुआ, उसका कमीशन परसेंटेज हो गया, मैं बोलता हूँ उसका कमीशन परसेंट हो गया सर 40%। इतना हार्ड, इसमें हार्ड क्या है, सिंपल तो है, इतना खतरनाक मत बोला सर। बहुत इजी है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। सेल्स अगर है 30,000 तो उसका कमीशन हो जाएगा 20%। इफ एल्स में डालना है, बस तुमको बताना है कि कमीशन कितना मिलेगा, प्रिंट करना है बस तुमको कि कमीशन उसका 40% होगा 20% होगा। अगर सेल्स उसकी है लेस देन 10,000 तो उसका कमीशन है बस कितना, 10% का कमीशन है। जल्दी से इसका कोड लिख के बताओ मेरे को, सब लोग जल्दी से कोड लिख के बताएंगे मेरे को। सबको आवाज़ आ रही है मेरी, एक बार लूप्स देखो गाइस। निश्चित को आवाज़ आ रही है, गाइस पूल्स देख लेना एक बार। आवाज़ आ रही है सबको, आवाज़ सबको आ रही है।
जल्दी से मेरे को कोड लिख के बताओ, जिसका कोड हो जाता है वो सीधा मेरे को सर एक्सप्लेन ओरली कर। बोलूं? कौन है राज? राज तुम मत बोलो, अभी दूसरा कोई बोलेगा। तेजस तू बता। तेजस हाँ सर। बता कैसे करेगा। पहले किसको क्या कंपेयर करना है सर? करेगा, फिर किसको कंपेयर करेगा। क्या करना है क्या? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? कुछ क्वेश्चन पूछा था ना अभी, कुछ क्वेश्चन लिखा था मैंने यहाँ पे। क्या क्वेश्चन याद लिखा नहीं था? सर। फैज, फैज माइक ऑन करना एक बार। हाँ सर। हाँ मैंने फैज क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे? किसका? मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे ए फॉर एल्स के लिए। वो 5000 में 40% वाला ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसको कैसे हाँ कंपेयर करेंगे? वो तो हटा दिया आपने। मैंने हटा सर दिया, एक कोई बार बात नहीं। 50,000 के लिए मैं बोलता हूँ 40%, 30,000 के लिए बोलता हूँ 20%, एंड 10,000 से नीचे जो भी सेल्स रहेगी उसके लिए बोलता हूँ 10% कमीशन। तो क्या कैसे कंपेयर करूँगा? इफ एल्स वाला लूप बनाना पड़ेगा ना उसके लिए तो। हाँ तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे बनाएंगे? ओरली बता सकते हो, इजी है। सर पहले वो वो एज के लिए कंडीशन इफ डालेंगे 50,000 वाली। ये वो कौन बोला, इक्वल साहिल बोला क्या? पहला तो वेरिएबल आएगा हाँ ठीक है। और वेरिएबल को कंपेयर करेंगे। वेरिएबल इज मोर और इक्वल टू 50,000 इज मोर देन 50,000 हाँ तो फिर उसमें जो कैलकुलेशन आएगी उसके नीचे वो आएगा। क्या? इंटरेशन में वो आएगी ना 50,000 में 40% लगता है तो वो मैक्स कर ठीक देंगे है नीचे। बराबर। बस अभी यहीं पर ही रुक जा साहिल, आगे का तू बता। फिर उसके बाद अब मैं एल्स लिखूंगा कि एलिफ लिखूंगा? एलिफ। एलिफ, एलिफ में कंडीशन क्या आएगी? ये मतलब अगर 50,000 से कम लेकिन 20,000 से ज्यादा है तो वो कितना परसेंट आपने बोला? 20%। ठीक है। और निश्चित लास्ट वाली कंडीशन में एल्स आएगा कि एलिफ आएगा? एल्स एल्स। एल्स आएगा। चलो ठीक है, मतलब सिंपल था, काफ़ी सिंपल था, बराबर है। समझ में तो आ गया है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फिर देखें। स्टोरिंग कंडीशंस यहाँ पे क्या है देखो, b इज लेस देन c, यहाँ पे क्या, ओके b कॉमा c दिया हुआ है। यहाँ पे b के अंदर 2 है, c के अंदर 3 है। कंडीशंस देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे a इज डबल इक्वल्स टू 1, b इज डबल इक्वल्स टू 2 एंड c इज डबल इक्वल्स टू 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ गाइज, यहाँ पे इन तीनों कंडीशन को मैंने क्या किया है, एक कंडीशन बना दिया। समझ लो ये क्या है, बहुत एक लंबी कंडीशन है, ये क्या है, बहुत लंबी कंडीशन है जो कि मेरे को बार बार चेक करनी पड़ रही है। तो उसको मैं क्या करूंगा देखो, एक सिंगल इक्वल्स टू के थ्रू स्टोर कर दूंगा। तो जब भी मुझे ये कंडीशन क्या है करनी पड़ेगी, अगर लिखनी पड़ रही है, तो उसको मैंने नाम दे दिया है ऑल। तो देखो मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ, इफ ऑल। तो यहाँ पे ऑल क्या बताता है, एग्जैक्टली ए डबल इक्वल्स टू 1 एंड b is equals to is b is equals to 2 and is c is equals to 3। तो ये तीनों कंडीशन को चेक करके तुमको ट्रू और फॉल्स देगा और यहाँ पे कंडीशन का आउटपुट देगा। यहाँ पे देखो इफ ऑल, ऑल मतलब का कंडीशन ये है, तो यानी कि क्या कर सकते हो तुम लोग, कंडीशन का क्या कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, इस कंडीशन को वापस लिखना है। लिख सकते हो क्या नेस्टेड इफ एल्स के अंदर? देखो कुछ नहीं है, 4 तो कंडीशन है, बहुत इजी है। देखो नंबर का क्या बोल रहा है कि रेंज इज 0 to 99 एंड देन प्रिंट इफ द डिजिट इज सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट। यहाँ पे देखो इफ दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है एल्स, उसके बाद देखो एक इफ दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है एल्स, उसके बाद देखो एक और इफ दिया है, उसके बाद दिया हुआ है एल्स। ठीक है, ये देखो आउटपुट ही दे रखा है सीधा, तो बहुत सिंपल सा है। एक के बाद एल, देखो इसको तुम एलिफ में भी लिख सकते हो, नो डाउट इसको एलिफ में भी लिख सकते हो, लेकिन देखो किस तरीके से उसने क्या किया है, इसको नेस्टेड इफ एल्स के अंदर लिखा है, किस तरीके से उसने इसको नेस्टेड इफ एल्स के अंदर लिखा है। तुमको याद होगा एलिफ के थ्रू पे वो लोग लिख रहे थे। तनिष अब आया था, ओके चलो तनिष का साउंड तो आ गया। देन उसके बाद देखो बहुत इजी है, देखो एक बार ट्राई करना इसको, नोट्स तो मैं तुमको भेज दूंगा इसके, इसको ट्राई करना। इसी कोड को तुम एलिफ में किस तरीके से लिखोगे, इस कोड को तुम लोग एलिफ में
किस तरीके से लिखोगे, तो इसको ट्राई करना वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जब तुम लाइब्रेरीज और फंक्शंस और ये बड़ी बड़ी फाइल हैंडलिंग चीज़ें पढ़ सकते हो तो दिस शुडंट बी अ टास्क फॉर यू। उसके बाद लूप्स है, लूप्स एक बार देख लेते हैं। लूप्स बहुत ईजी है, तीनों लूप्स छोटे छोटे लूप्स हैं। कौन है अभी क्लास से बाहर, कौन है अभी? गौरव, राज, यश है, तेजस, तनिष, फैज, साहिल नहीं है। साहिल और निशित नहीं है। निशित कहाँ गया? ये निशित तो बार बार बैक क्यों दबा रहा है, मेरे को ये बता। निशित बार बार बाहर जा रहा है ना क्लास के, तो फैज माइक बंद करना एक बार। निशित, निशित बार बार बाहर मत जाओ, क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही है। यश, थोड़ा सा नेटवर्क देखो, नेटवर्क में इशू आ रहा होगा। एक बार थोड़ा सा हिला के देखो फोन, एक रूम से दूसरे रूम में जाओ और वापस जाके सेम रूम में आओ। स्क्रीन का गाइस, सबको स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ सर। स्क्रीन सबको दिख रही है? चलो गुड गुड गुड। स्क्रीन नहीं दिखती है ना, दैट मीन्स कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। तनिष है, साहिल नहीं है क्लास में। ठीक है चलो, साहिल को तो बाद में कल शाम को बता दूंगा, पतला ही कर दूंगा आज तो इस बार। लूपिंग स्टेटमेंट गाइस अभी अभी बताया था कि एक ही कंडीशन बार बार चेक होती है। इफ, नेस्टेड इफ, एलएफ, इन सब में एक कंडीशन एक ही बार चेक होती है। लूप्स में एक ही कंडीशन बार बार चेक होती है और तब तक चेक होती है जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। यूजुअली पाइथन में क्या होता है, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? टू रीड द कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंस। हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, ये हमारे पास क्या होते हैं? सीक्वेंसेस होते हैं। तो उन सीक्वेंसेस की हर एक वैल्यू को क्या है, ऑपरेट करने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये लिस्ट दी हुई है 10, 15, 20, 25, तो जब मैं इसको फॉर लूप में डालता हूँ तो पहले ये एलिमेंट क्या करता है, 10 के ऊपर ऑपरेशन करेगा और इसको यहाँ पे रन करेगा। उसके बाद जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन होगा वापस ऊपर आएगा। सेकेंड आइट्रेशन में एलिमेंट क्या करेगा, 15 को लेगा, वापस उस वैल्यू पे ऑपरेशन करेगा, उसके बाद वापस ऊपर आएगा, अब एलिमेंट 20 के पास रहेगा। यही प्रोसेस चलता जाता है। यहाँ पे ऑपरेशन में हो क्या रहा है, एलिमेंट्स के अंदर 2 वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे 10 था तो देखो यहाँ पे 12 आ गया, 15 था तो उसके बाद 17 आ गया, 20 था तो 22 आ गया, 25 था तो 27 आ गया। यहाँ पे हर एक वैल्यू को एक एक बार लिया जा रहा है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जा रहा है। सेम देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज एक सीक्वेंस बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू हो रही है रेंजिंग फ्रॉम 30 टू 18। इसमें देखो रेंज हमको थोड़ा ध्यान से गाइस हमेशा याद रखना, कॉमन बेसिक मिस्टेक है। हमेशा रेंज हम जब भी लिखते हैं तो फर्स्ट वाली चीज है वो इंक्लूसिव होती है। इसके मतलब 3 जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो वैल के अंदर जाएगी वो 3 जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे स्टॉप रे वाली रेंज रहती है दैट इज एक्सक्लूसिव, मतलब वो काउंट नहीं होती है। इफ यू सी इट प्रॉपरली, रेंज 3,18 एक्चुअली क्या कंसिस्ट करता है, 3 टू 70। 18 इसके अंदर कभी भी काउंट नहीं होता है, 18 इज द लास्ट वैल्यू। सो यहाँ पे एक्चुअल में इसको तुम लिख कैसे सकते हो, यहाँ पे देखो वैल का रेंज कैसे वेरी करेगा, 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वैल एंड लेस देन 18। इस तरीके से आपका रेंज काम करता है रेंज के अंदर। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज क्या है, मेनी अ टाइम्स आपको हो सकता है जब आपको एरर फाइंडिंग का डाउट पूछना हो या फिर क्या आउटपुट आएगा वैसा वाला पूछना हो, तो उसके अंदर ये आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। यहाँ पे देखो आपके पास ये पता होना चाहिए, अगर सिंगल एलिमेंट है रेंज के अंदर दैट मीन्स 0 से लेके जितनी हाईएस्ट वैल्यू है वहां से एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू स्टॉप -1, जैसे कि हमने अभी अभी देखा था। दो वैल्यूज है स्टार्ट एंड स्टॉप, यहाँ पे पता चल गया क्या, स्टार्ट स्टॉप -1, जैसा अभी देखा था 3 से स्टार्ट हुआ, 18 -1 17 पे खत्म हो गया। यहाँ पे उसके बाद देखो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, यानी कि ये हमको स्टेप बताता है गैप्स के बारे में। ये स्टेप हमको क्या बताता है, गैप्स के बारे में हमको बताता है। एग्जाम्पल नीचे देख लेते हैं, रेंज 7 की यानी कि 0 से लेके 6 तक, रेंज 5, 12 यानी कि 5 से चालू होगा एंड 12 -1 11 तक रहेगा।
यहाँ पे देखो 5,13 यानी कि 5 से स्टार्ट होगा 12 तक रहेगा एंड गैप रहना चाहिए 2 का, यानी कि 5 7 9 11 11 के बाद 13 आएगा, बट 13 इज एक्सक्लूसिव यानी कि इसके अंदर रहेगा सिर्फ 11 तक। रेंज 10,4 ये हो गया इनवैलिड, ये वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हमेशा 10 से होगा और 4 के पास ऊपर भी पहुंच नहीं सकता, तो कोई भी इसके अंदर वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहेगा। लेकिन स्टॉप में देखो मैंने -1 किया है, तो बिकॉज ये -1 हो रहा है तो कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप और स्टार्ट की रेंज मिल गई है। 10 से स्टार्ट होगा, -1 करता रहेगा, कब तक करता रहेगा? जब तक 5 नहीं आ जाता, दैट इज 4 4 यहाँ पे क्या होगा? 4 -1, यहाँ पे 4 -1 एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा गाइस? ये बिकॉज नेगेटिव के अंदर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? 4 माइनस ऑफ -1 होगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 4 का माइनस होगा -1, इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि 4 + 1 ये हुआ हमारा 5। तो इस तरीके से कंप्यूटेशन हुआ है यहाँ पे। सेम चीज है, देखो फॉर के अंदर क्या किया? क्यूब निकाल रहा है 15,21 का, 15 से लेके 20 तक इसके अंदर आएगा, क्यूब निकाल रहा है। क्यूब कैसे निकाल रहा है? i⁻3, यहाँ पे देखो डबल स्टार, तो यहाँ पे पहले 15 का क्यूब निकालेगा, 16 17 18 20 तक के सबके क्यूब निकाल के देगा तुमको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम तुमको 15 से लेके 20 तक के नंबर का क्यूब निकाल के देगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 to 10। ऑल्टरनेट मतलब क्या है कि एक स्किप करके एक, यानी कि स्टेप यहाँ पे क्या हो गया? 2, स्टार्टिंग रेंज दी हुई है 1, एंडिंग रेंज दी हुई है 10, और उसके बाद स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे 2, स्टार्ट होगा 1 से, और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है गाइस। तो इसके दो तरीके हैं, यहाँ तो आप क्या कर सकते हो? मैथ को इम्पोर्ट कर लो। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, तुम क्या लिखोगे ऊपर? मैथ, इम्पोर्ट मैथ लिख दो यहाँ पे, इम्पोर्ट मैथ, और उसके बाद क्या करोगे? यूज करोगे मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगी मेरी, यहाँ पे क्या होगी? आई की जो भी वैल्यू रहेगी। तो ये एक तरीका होता है कैसे मॉड्यूल्स को यूज करके तुम क्या कर सकते हो? मॉड्यूल को यूज करके तुम स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? रेज टू 0.5। रेज टू 0.5 का मतलब क्या है कि आई रेज टू 1/2। हमको पता है दैट रूट क्या होता है हमारा, एक्चुअल में उसकी पावर होती है 1/2। तो ये भी एक तरीका है जिससे तुम क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। फिर वाइल आता है। वाइल के अंदर गाइस कभी भी इस चीज को छोड़ना मत, मैंने तुमको 4 स्टेप्स के अंदर वाइल काम करता है वो बताया है। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या होता है? कंडीशन, उसके बाद क्या होता है? बॉडी, उसके बाद क्या होता है? अपडेट। ये आपको कभी भी नहीं भूलना है कि ये 4 स्टेप्स के अंदर हमेशा वाइल काम करता है। सबसे पहले वाइल की सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, किस वैल्यू को वो कंपेयर कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? कंडीशन। उसके बाद लूप की बॉडी रहती है, उस बॉडी के लास्ट में होता है अपडेट। अगर ये 4 पार्ट्स के अंदर अगर कहीं पे भी हम ऊपर नीचे करेंगे, देयर माइट बी इशू विथ द वाइल लूप। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गाइस हमारा अपडेट वाला पार्ट। हमें अपडेट हमेशा करना है, और अपडेट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा वाइल लूप इनफाइनाइट लूप के अंदर नहीं जाए। हमारा वाइल लूप इनफाइनाइट लूप के अंदर नहीं जाए। इनफाइनाइट लूप का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कंडीशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया है कि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। ये कंडीशन क्या है? कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है। इस तरीके का हमने कंडीशन दिया है। यहाँ पे साहिल नहीं है और तनिष भी नहीं है। राइट, उसके बाद क्या है यहाँ पे गाइस? यहाँ पे है, ये देखो num1 num2 यहाँ पे है। यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, काउंट n1 है। यहाँ पे देखो काउंट हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल काउंट का इनिशियलाइजेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हुआ यहाँ पे कंडीशन। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई। यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग, ये गाइस अपडेट वाला पार्ट है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये पार्ट इसने क्या किया? पहले ही अपडेट कर दिया है। इसको क्या किया है? पहले ही अपडेट कर दिया है। पहले अपडेट किस तरीके से किया है? एक्चुअली यहाँ पे ये दिखता है कि काउंट की वैल्यू कब तक 0 से ज़्यादा है, कब तक क्या है? 0 से ज़्यादा है। यहाँ पे इस काउंट को क्या कर रहा है? रेगुलरली 1 से माइनस कर रहा है, यानी कि जितनी भी काउंट की वैल्यू रहेगी बाय द फ्लो ऑफ आइट्रेशन, जितने बार भी वाइल रन होगा काउंट की वैल्यू कम होते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n1, एंटर द फर्स्ट नंबर इसने किया 5, 5 इसने काउंट के अंदर स्टोर किया, और ये देखता है पहले काउंट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 0।
जब ये रन होगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, और उसके बाद ये प्रोडक्ट के ऊपर जो भी ऑपरेशन करना चाह रहा है वो करेगा। उसके बाद वापस ऊपर जाएगा तो इस टाइम पे काउंट की वैल्यू है 4, एंड जब वापस फर्स्ट स्टेटमेंट देखेगा काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, तो इसमें काउंट की वैल्यू हो गई 3। तो जब 5 बार ये लूप रन हो जाएगा तब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मुझे पता है 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना, अगर जब काउंट की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि 0 0 से ग्रेटर नहीं है, उससे इक्वल है। तो जैसे हमारा काउंट का वैल्यू होगा 0, ये वाइल लूप टूटेगा और यहाँ पे हम पहुंचेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के पास। ये वाइल टूटेगा और हम पहुंचेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के पास। तो यहाँ पे होगा क्या, ये पर्टिकुलर वाइल हमारा क्या है, काउंट के ऊपर काम करेगा, और यहाँ पे हमने अपडेट वाला पार्ट डाला है, काउंट इज -1। और हमारे पास यहाँ पे बॉडी कौन सी है गाइस, बॉडी है हमारी ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस n-2, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। देन कुछ बेसिक जंप स्टेटमेंट्स है गाइस, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब गाइस हमने पिछली क्लास में एक बार देखा था कि ब्रेक एंड कंटिन्यू का क्या मतलब होता है। ब्रेक क्या करता है, पूरे लूप को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, और कंटिन्यू क्या करता है, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को खत्म कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचा देगा। यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये वाइल लूप है मेरे पास, इसके अंदर ये है, यहाँ पे हुआ क्या, स्टेटमेंट 1 और कंडीशन थी यहाँ पे, इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे इस ब्रेक स्टेटमेंट को तोड़ेगा, यहाँ पे ये वाइल स्टेटमेंट को तोड़ेगा, और वाइल के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको रन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सारे स्टेटमेंट्स है ना, ये वाइल के अंदर है। तो जैसे ही इसने ब्रेक को देखा, ब्रेक को देख के सीधा कहाँ पे आया, स्टेटमेंट 4 जो कि वाइल के बाहर है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो फॉर लूप है, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर भी ये जैसे देखता है इसकी कंडीशन उसके अंदर ब्रेक है, तो वापस क्या करता है, ये इस कंडीशन को ये लूप को ब्रेक करता है और स्टेटमेंट नंबर 4 पे आता है। यानी कि ब्रेक क्या करता है, हमारा लूप को टर्मिनेट करता है। लूप को क्या करता है, टर्मिनेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बेसिक सा एग्जांपल है, यहाँ पे a is equals to b is equal to c is equal to 0, a is equal to b is equal to c is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, a के अंदर भी 0 है, b के अंदर भी 0 है, c के अंदर भी 0 है। इसमें बोला क्या, फॉर i इन रेंज, यानी कि i के अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रहेगी, 0 to 10 तक की वैल्यू रहेगी। फर्स्ट वैल्यू ये देखता है कि a को पूछता है, b के लिए वैल्यू पूछता है, a और b के अंदर कुछ वैल्यू इनपुट करने के लिए पूछता है यूजर से, ठीक है, a और b की वैल्यू डाल दी। फिर ये चेक करता है कि इफ b इज ऑलरेडी इक्वल्स टू 0, तो ये बोल रहा है डिवीजन ऑफ 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम फाइंड आउट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे a बाय b, और हमें पता है अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो डिवीजन नहीं हो सकता है, वो डिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि अनडिफाइंड पे चले जाता है वो। तो जब भी b की वैल्यू 0 आएगी, हमारे प्रोग्राम के अंदर मैंने बोला है कि इफ b इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करो, ब्रेक करो। ब्रेक का मतलब क्या है, ये पूरे फॉर लूप से बाहर निकलो एंड यहाँ पे इसको बोल दो कि भाई प्रोग्राम ओवर, तुम अभी डिवीजन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई, दैट b इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे एल्स के पास आता है और तुमको डिवीजन करके दे देता है। यहाँ पे जैसे लास्ट स्टेटमेंट के पास आएगा, वापस ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाके a और b की वैल्यू डालेगा। यहाँ पे ये लूप कितने बार रन होगा, मेरा 10 बार होगा, 1 2 3 4 5 6, और एक बार भी अगर मैंने b की वैल्यू 0 डाली तो ये 10 भी रन नहीं होंगे। जब तक मैं b की वैल्यू 0 से ज्यादा डालता रहूंगा, या फिर नॉन जीरो वैल्यू, एग्जैक्टली अगर नेगेटिव नंबर में डालूंगा तो भी ये कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके मुझे देगा। अगर मैं 0 की वैल्यू डालूंगा, जैसे ही ये बोलेगा कि इफ b इज इक्वल्स टू 0, ये पूरे लूप को बाहर निकाल देगा। अगर फर्स्ट टाइम में अगर मैं b इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो ये डिवीजन करेगा ही नहीं। थर्ड बार समझ लो, यहाँ पे मैंने एक बार b की वैल्यू 1 डाली, तो और a की वैल्यू कुछ डाली थी, इसने प्रोसेस किया और वापस ऊपर गया। अब i की वैल्यू 2 है, और सेकेंड टाइम ये क्या हो रहा है, आइट्रेशन हो रहा है। वापस मैं कुछ a की वैल्यू डालूंगा, वापस b की वैल्यू डालूंगा, b की वैल्यू समझ लो 2 डाली, वापस कुछ डिवीजन करके देगा। सिमिलरली 3-4 बार हुआ, और एक बार समझ लो b की वैल्यू मैंने 0 डाली, और जैसे ही 0 डाली ये कंडीशन हुई ट्रू, इसने बोला डिवीजन बाय 0 एरर, डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्डिंग, और ब्रेक स्टेटमेंट लगा के क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो बेसिक सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे ही ब्रेक आता है किसी भी लूप में,
तो वो क्या करता है, उस पूरे लूप को तोड़ के बाहर आ जाता है, यानी कि उसके बाद के आइट्रेशन से उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो पूरे जो भी बाकी आइट्रेशन होंगे उनको स्किप कर देगा सारे के सारे। लेकिन कंटिन्यू के साथ थोड़ा अलग है, कंटिन्यू क्या बोलता है, वो पूरे लूप को ब्रेक नहीं करता है, वो सिर्फ एक आइट्रेशन को ब्रेक करता है। वो क्या करता है, सिर्फ एक आइट्रेशन को ब्रेक करता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जब ये कंटिन्यू आ रहा है तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये दो स्टेटमेंट को स्किप कर दे रहा है और सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे इसको पहुंचा दे रहा है। यहाँ पे ब्रेक अगर होता तो ब्रेक मेरे को कहाँ पे पहुंचाता, स्टेटमेंट नंबर 4 में। ये क्या करता है, पूरे वाइल को तोड़ देता है। कंटिन्यू क्या करता है, ये स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को स्किप कर देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचा देगा। हम अपने इसी एग्जांपल में देखते हैं गाइस, इसी एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे अगर क्या होता, ब्रेक की जगह अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू होता ना तो क्या होता, यहाँ पे समझ लो मैंने देखो फर्स्ट बार इसको रन किया, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए और बी की मैंने कुछ वैल्यूज डाली, यहाँ पे मैंने बोला फर्स्ट में ही बी की वैल्यू 0 डाल दी। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ 0, डिवीजन बाय 0 एरर अबॉर्डिंग, और यहाँ पे ये कंटिन्यू होता तो कंटिन्यू यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे ये कंटिन्यू ऊपर जाता और यहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचा देता, और यहाँ पे अब रेंज की यहाँ पे आई की वैल्यू 2 होती और वापस अब ये मुझसे क्या पूछता, न्यू वैल्यू पूछता। ये कितने बार होता गाइस, 10 बार, मिनिमम 10 बार होता, 1 से लेके 10 तक होगा, यानी कि 10 बार, 10 बार आपसे पूछेगा। यानी कि आप देख सकते हो जब ब्रेक है तो ब्रेक आते ही क्या करेगा, लूप से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे अगर कंटिन्यू है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एल्स वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, स्किप कर देगा। एल्स वाले के साथ जितने भी इसके बाद के स्टेटमेंट है उन सबको स्किप करेगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंचा देगा। यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल भी यही होगा, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी यही होगा। ओके, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने अपने एग्जाम्पल से समझ लिया कि कंटिन्यू और ब्रेक एक्चुअल में किस तरीके से हमारा यहाँ पे काम करता है। कंटिन्यू और ब्रेक हमारा एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सेम चीज है, इन द अबव लूप कंटिन्यू विल कॉज स्टेटमेंट 2 एंड 3, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 को क्या है, स्किप कर रहा है। इन द करंट आइट्रेशन एंड द नेक्स्ट आइट्रेशन विल स्टार्ट, तो यहाँ पे होगा क्या, ये पूरे लूप को ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ आइट्रेशन को स्किप करता है। यहाँ पे इसको क्या करता है, आइट्रेशन को स्किप करता है। टाइम कितना हो गया हमारा, ओके ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कितना हमारे पास बचा हुआ है। गाइस यहाँ पे 2 पेज है, 2 पेज खत्म कर देते हैं। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो ये मैं डाल दूंगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, तो तुम लोग क्या है इसको देख सकते हो अगर तुम लोग को कुछ इसके अंदर डाउट होता है। ठीक है, देखो उसके बाद कुछ और लूप्स भी है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के साथ में एक एल्स भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करते हैं गाइस, वो हमको पता है कि देखो लूप है और लूप के अंदर एक ना एक बार तो फॉल्स कंडीशन आएगी आएगी। क्यों, क्योंकि अगर फॉल्स कंडीशन नहीं आई तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट लूप, जिससे होगा क्या कि ये फॉर लूप तो क्या चलता जाएगा और प्रोग्राम का एंड नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ पॉइंट जब क्या होगा, फॉर कंडीशन कहीं पे फॉल्स होगा, जैसे ही फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट रन हो जाना चाहिए। सिमिलरली वाइल के साथ है, कोई कंडीशन है बार बार ट्रू हुई ट्रू हुई ट्रू हुई ट्रू हुई, और जैसे एक बार क्या हुआ फॉल्स स्टेटमेंट आया, यहाँ पे क्या तुम एल्स स्टेटमेंट को डाल सकते हो। ये यूजुअली गाइज हम कब यूज करते हैं, जब हम लोग प्रोग्राम की एंडिंग कर रहे होते हैं, जब हम क्या है लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कैसे फॉर लूप यहाँ पे हुआ, सीक्वेंस में से एक वैल्यू उठाई, ये वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पुट किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक बार फ्लो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहुंचा, ये एलिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे देखो रन हुआ, यहाँ पे पहला एलिमेंट था, यह रन होके वापस यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे ये देखेगा सेकेंड एलिमेंट के पास जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, वापस रन करेगा, वापस ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से ये ऊपर गया, वापस नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा। सो जितने भी सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स होंगे सबको रन करेगा, और जैसे ही एलिमेंट्स खत्म हो गए, यहाँ पे ये क्या करेगा, एलिमेंट्स हो गए खत्म, यहाँ पे को क्या जो लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट रहेगा उसको रन करेगा, और रन करने के बाद यहाँ पे कहाँ पे आएगा, जो एल्स स्टेटमेंट है मेरा, ये यहाँ पे वाला गाइस क्या है, ये मेरा क्या है, एल्स का स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये क्या है, मेरे एल्स के स्टेटमेंट है। जैसे ही ये डन होगा, ये एल्स के स्टेटमेंट रन करेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लूप्स के अंदर फॉर और वाइल के अंदर भी एल्स यूज कर सकते हो। सेम है, देखो वाइल कंडीशन,
ट्रू है तो ये रन करेगा, वापस ये ऊपर जाएगा एक बार बॉडी को रन करने के बाद, और यहाँ पे वापस चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो वापस रन कर देगा, ट्रू है तो वापस रन कर देगा। जैसे ही फॉल्स हुआ एल्स वाली बॉडी को रन कर देगा, लूप एल्स सूट यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एल्स वाली बॉडी को रन करेगा और उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट है उनको रन कर देगा। यहाँ पे देखो फ्लो इन पाइथन लूप किस तरीके से, एल्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो कैसे काम करता है। यहाँ पे उसके बाद देखो क्या है, इन द अबाउ कोड द आउटपुट विल बी 1 2 3। यहाँ पे हमने नीचे कोई कोड है क्या, यहाँ पे हमारे पास, हाँ यहाँ पे देखो एक कोड है बेसिक सा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर ए इन रेंज 1,4 यानी कि 1 2 3 ये रेंज है हमारी, इफ ए %8 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ गाइस यहाँ पे कि जैसे ही कोई नंबर मिला, जैसे ही कोई नंबर मिला जिसको डिवाइड करने से, जिसको क्या है डिवाइड करने से हमको जो रिमाइंडर है अगर 0 मिलता है, हमको क्या है रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं पहले वैल्यू क्या आती है, ए इज इन रेंज 1 यानी कि सबसे पहले रहती है 1। यहाँ पे ए %8 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये क्या 0 आएगा, नहीं, बिकॉज 1 डिवाइड बाय 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, उसके बाद वापस रन करेगा, फिर क्या आएगा ए का वैल्यू 2, ए डिवाइड बाई 8 करूंगा तो मेरे को आएगा 1/4 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। वापस ये प्रिंट कर देगा, द एलिमेंट इज, स्पेस मार के प्रिंट कर देगा ए, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा यहाँ पे, अब ए की वैल्यू है 3, वापस देखेगा 3/8 नॉट इक्वल्स टू 0, उसके बाद वापस 3 प्रिंट कर देगा, वापस जाएगा, अब ऊपर देखेगा भाई कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई यहाँ पे ये जाएगा एल्स के पास और यहाँ पे लिख देगा एंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द सीक्वेंसेस। इसका मतलब हुआ क्या, 1 2 3 इसने तीनों की तीनों वैल्यूज प्रिंट की और लास्ट में एंडिंग लूप, यहाँ पे देखो एलिमेंट 1 2 3 प्रिंट किया है, लास्ट में प्रिंट कर दिया है एंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द सीक्वेंसेस। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हुआ क्या, इफ ए इज इक्वल्स टू 2, होता क्या है यहाँ पे, अगर गाइस सेम एग्जांपल में समझ लो, अगर 8 की जगह में 2 लिख देता, यहाँ पे 8 की जगह 2 लिख देता, होता क्या यहाँ पे ए के अंदर सबसे पहले वैल्यू जाती 1, ये दिखता है 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू, प्रिंट कर देगा ए इज, एंड में यहाँ पे स्पेस डालेगा और यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, ऊपर जाएगा, अब ये नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगी 2, तो 2 जैसे आएगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल इज 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो रिमाइंडर हमको 0 आता है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। फिर ये आता ब्रेक स्टेटमेंट पे, जैसे ब्रेक पे आया बोला भागो यहाँ से, ये ब्रेक क्या करेगा, सीधा इसको एल्स के पास लेके आएगा और क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, सॉरी ये प्रिंट नहीं करेगा, माय बैड गाइस, यहाँ पे ये ब्रेक क्या करेगा, लूप को तोड़ेगा और एल्स भी प्रिंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एल्स भी फॉर का एक पार्ट है, यहाँ पे ये क्या है, एल्स भी फॉर का एक पार्ट है, यहाँ पे ये ब्रेक करके निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके क्या है निकल जाएगा और सिर्फ एलिमेंट इन 1 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो फिर क्या है, नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर एक लूप, यहाँ पे देखो मैंने तुमको बताया था 2 बार फॉर लूप आता है, तो ये क्या करता है एक मैट्रिक्स की तरह इसको क्या करता है ट्रीट करता है, बहुत सिंपल है, लास्ट टॉपिक है गाइस, ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ठीक है, कौन है अभी, निश्चित, साहिल नहीं है क्लास में, एंड साहिल एंड कौन नहीं है क्लास में, तनिष वापस नहीं तनिष आ गया, साहिल एंड निश्चित नहीं है, ये इनका अलग ही चलता रहता है। तो जब भी नेस्टेड लूप्स होते हैं गाइस, नेस्टेड फॉर लूप्स होते हैं, तो हम इसको किस में कंसिडर करते हैं, मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इफ यू सी इट प्रॉपर्ली, यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 यानी कि 5 इसके अंदर 1 2 3 4 5 तक कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे इसके अंदर एक्चुअल में क्या करेगा, ये 5 रोज बनाएगा, सबसे पहले क्या करेगा 5 रोज बनाएगा, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करते हैं 5 रोज बना देते हैं, ये मैंने क्या किया यहाँ पे देखो 5 रोज बना दी। अब तुम देख सकते हो इस फॉर लूप में एक और जे वाला लूप है जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है 1 से लेके आई तक,
इसमें हुआ क्या है यहाँ पे, जब मैं 1 से लेके क्या है 1 से लेके i तक यहाँ पे मेजर हो रहा है, तो एक्चुअली होगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि i की वैल्यू सबसे पहले क्या है गाइस, i की वैल्यू सबसे पहले होगी 1, तो होगा क्या है यहाँ पे 1,1। जब 1,1 होगा तो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज भी आ गई, एंडिंग रेंज भी आ गई। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन बताएगा यहाँ पे कि क्या होगा, यहाँ पे मुझे कौन बता सकता है कि क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि i भी 1 है और स्टार्टिंग भी 1 है, तो इस टाइम पे रेंज क्या करेगा, क्या 1 को ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, मुझे बताओ, बताओ कोई बता सकता है। स्टार्टिंग भी 1 है और एंडिंग भी 1 है, तो क्या होगा यहाँ पे, फैज राज कोई बता सकता है। मतलब स्टार्टिंग में 1 मतलब 1 इंक्लूड होगा। 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इंक्लूड होगा, बाकी सब क्या होगा बोलते सर हैं, इंक्लूड, होगा सर इंक्लूड। बाकी बाकी क्या बोलते हैं, फैज गौरव। हाँ सर। यहाँ पे ये मुझे बताओ कि जब रेंज में 1,1 लिखा है यस सर। तो होगा इंक्लूड सर, होगा कि नहीं, होगा हाँ होगा सर। होगा इंक्लूड। गौरव गौरव बताएगा, गौरव बताओ। यश बता रहा है अभी सर सब बोल रहे होगा। होगा, बाकी कौन, निश्चित, सर क्लास कब खत्म होगी, भाग तो पहले गया ये, बस हो गया है, ये लास्ट टॉपिक है, हो गया इसके बाद खत्म हो गया ये लास्ट हो गया, ये लास्ट वाला बताओ होगा कि नहीं होगा, सब बोल रहे हैं होगा, यस सर। चलो ठीक है, सब बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, चलो होगा। ये फर्स्ट वाला लूप क्या है, फर्स्ट वाला लूप कंसिडर होगा गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे एक लूप बन के यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, अब ये देखता है वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे, तो ये नहीं कंसिडर करेगा। फिर क्या होगा, ऊपर वाले लूप में जाएगा, आई लूप में, आई की वैल्यू अभी 2, अब क्या होगा 1, उसके बाद क्या है 1, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। अब बताओ 1 है उसके बाद 2 है, अब क्या होगा, अब मुझे बताओ, अब पहले वन को फर्स्ट इंक्लूड कंडीशन ट्रू हो करेंगे। जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि i कॉमा 2 आ गया, 1 कॉमा 2 आ गया, तो 1 कंसिडर होगा, उसके बाद क्या होगा 2, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एक ही बनेगा, क्योंकि 2 जैसे आएगा वो तो बाहर चले जाएगा ना, 2 तो वो ले ही नहीं सकता, यानी कि 1 की रेंज है उसके पास। अब बताओ, अब क्या सर, फिर से जाएगा, फिर से आई की जगह पे 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ राज कि आपने जो बताया 1,1 वो कंडीशन एक्चुअली में क्या है, इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, रॉन्ग। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 ही बनेंगे, हमारे पास क्या है 4 ही बनेंगे, समझ में आया सबको, ये इंक्लूड। यस सर, समझ में आ रहा है सर। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पहले एक बनेगा, जो स्टार्टिंग वाला होगा वो तो फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाले में एक बनेगा, सेकंड वाले में क्या होगा 2 बनेंगे, क्यों, क्योंकि होगा क्या यहाँ पे आई की वैल्यू पहले जब 1 रहेगी तो यहाँ पे एक बार भी रन नहीं होगा, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो यहाँ पे ये एक बार बनेगा, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो क्या करेगा 1 एंड 2 को रन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बन गए ये और ये। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 4 होगी, उसके बाद बनेगा यहाँ पे 3 बनेंगे यहाँ पे स्टार, इस तरीके से काम कर रहा है, तुम देख रहे हो, जो पैटर्न वाला होता है हम नेस्टेड ही फॉर लूप्स एंड लूप्स के अंदर काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा, वापस जब आई की वैल्यू क्या होगी 5, तो यानी कि यहाँ पे पहले क्या बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा 2, उसके बाद बनेगा 3, उसके बाद बनेगा 4 एंड 4 के बाद जैसे वैल्यू जाएगी 5, यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू 5 है, सो ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव नहीं है ये वैल्यू, ये एक्सक्लूसिव वैल्यू है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या है 4 ही बनेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कैसे पैटर्न बन रहा है। क्या हुआ सर कौन, एक बार ये बता देना वापस कि 1 इंक्लूड क्यों नहीं होगा। क्योंकि 1 इंक्लूड इसीलिए नहीं होगा तेजस, बिकॉज क्या है, हमारा स्टार्टिंग रेंज भी 1 है, हमारा स्टार्टिंग रेंज क्या है 1 है, बराबर है, लेकिन हमारा एंडिंग रेंज क्या है 1, तो यहाँ पे कंपेयर एक्चुअली में किससे होगा, जो स्टार्टिंग है एंडिंग का है, तो हमारा स्टार्टिंग वाला तो क्या है, हमको ये बताता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा कंपैरिजन कहाँ से हो रहा होता है, हमारा कंपैरिजन होता है स्टॉप वाली वैल्यू से,
हमारा एक्चुअल में कंपैरिजन कहाँ से होता है, स्टॉप वाली वैल्यू से होता है। फॉर के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज पिकअप करते हैं हमारी रेंज से। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो मैंने अभी अभी तुमको बताया था, देखो यहाँ पे हमने देखा था ना रेंज के अंदर, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ पे हमने जस्ट अभी अभी देखा था कि रेंज के अंदर देखो क्या होता, यहाँ पे रेंज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 10,4 लिखूंगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा क्या, मुझे बताओ। नो सर। इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई डोमेन ही बन रहा ना। 10 से बड़ी वैल्यू अलग हो गई और 4 तो छोटा रह गया, तो कोई वैल्यू ही नहीं आई इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ पे यही हुआ, हाँ सर। यहाँ पे रेंज के अंदर जब ओके मैं बोल सर। रहा हूँ कि स्टार्टिंग 1 है लेकिन एंडिंग तो यहाँ पे पहले ही खत्म हो गई, तो यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्ट किससे हो रहा है, हम कंपेयर एक्चुअल में किससे कर रहे हैं, स्टॉप वाली वैल्यू से। तो जब मैं लिखता हूँ ना रेंज 1,1, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नो वैल्यू आ जाती है। क्या हो जाएगा इसके अंदर, नो वैल्यूज आ जाएगी। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट वाला आइट्रेशन रन नहीं होगा, रन कहाँ से होगा, सेकंड वाले आइट्रेशन से। सेकंड वाले आइट्रेशन में प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे पहुंचेगा। समझ में आया सबको ये चीज, तेजस क्लियर है? हाँ सर, आगे 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 यस सर। सर। है ना? सर मैंने सोचा था कि ये 1 से मतलब स्टार्ट 1 से होगा और एंड भी 1 पे होगा, तो 1 से 1 के बीच मतलब 1 तो रहेगा, ऐसा सोचा था। एग्जैक्टली तो होगा क्या, यहाँ पे देखो लास्ट वाला वैल्यू है ना वो एक्सक्लूसिव है, तो 1 तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता, और इसीलिए हम कंडीशन कंपेयर करते हैं, बराबर है। इसीलिए हम कंडीशन देख रहे हैं ना, क्योंकि कंपेयर एक्चुअल में कहाँ से हो रहा है, देखो इस वाले में भी क्या हुआ, 10 से हम चालू तो कर रहे हैं लेकिन 10 इंक्लूसिव होना चाहिए ना, 4 से कंपेयर करने से पहले ही 10 आ जाना चाहिए। समझ रहे हो तुम, क्योंकि पहले जब 10 किया उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 11, जब 11 के पास जाने के बाद 4 से कंपेयर करेगा, भाई 4 तो बहुत पीछे रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये स्टार्टिंग की वैल्यू लेता है ना, तो उसका सेकंड स्टेप, पाइथन इंटरनली ये चीज करता है कि उसका सेकंड स्टेप क्या रहता है कि स्टॉप वाली वैल्यू से कंपेयर करना, क्या स्टॉप वैल्यू उससे क्या है, वो छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे कि नो वैल्यूज मेरे को मिला था, उसी की तरह रेंज 1,1 में भी मुझे क्या मिलेगा, नो वैल्यूज मिलेगा। अब शायद तुम्हारा थोड़ा क्या कंसेप्ट इस चीज के अंदर क्लियर हो गया होगा, रेंज के अंदर। तेजस क्लियर हुआ ये चीज? हाँ सर, हो गया। ये चीज हो गया ना क्लियर? गाइज यहाँ पे हमारा क्या है, ये रिवीजन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं तुमको इस चैप्टर के क्या है नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इस चैप्टर के